नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंगेली में प्लांट की चिमनी गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्लांट की चिमनी गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। चिमनी गिरने से 30 से ज्यादा मजदूर दबे हैं और वहीं कई मजदूरों की मौत की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। तो वहीं बचाव दल का अभियान भी जारी है। चिमनी गिरने से 30 से ज्यादा मजदूर चिमनी के नीचे दब चुके हैं और जो बचाव दल है उनका अभियान भी फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ निर्माणाधीन कुसुम प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। चिमनी गिरने से 25 से अधिक लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 8 से 9 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी घटना है? 8 से 9 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और अभी क्या कुछ बचाव दल की कार्रवाई जारी है? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं, ये दर्दनाक हादसा जो है मुंगेली जिले में हुआ। छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला है जो बिलासपुर न्यायधानी से सटा हुआ जिला है। और ये चिमनी एक प्लांट है, कुसुम प्लांट उसका नाम है, और उस प्लांट में कार्य चल रहा था। चिमनी ये कहा जा सकता है कि चिमनी को रखने का, चिमनी को बनाने का, लोहे का प्लांट है तो चिमनी की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें प्रबंधन की लापरवाही भी सामने निकल कर आई है। मजदूरों के जो परिजन है उनका आरोप लग रहा है कि ये जल्दीबाजी में सिर्फ जो है ये घटना हुई है और ऐसा माना जा रहा है। अभी ये हादसा जो है इस हादसे की पूरी जांच होनी बाकी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये पूरा प्रबंधन लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें 9 मजदूरों के मरने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही साथ 30 से ज्यादा मजदूर दबे होने की चिमनी, बड़ा चिमनी होता है लोहे का प्लांट, सब लोग भी देखे होंगे, उसमें चिमनियां लगी रहती हैं, वो चिमनी गिर गई है और जल्दीबाजी की वजह से ऐसा जो है परिजनों को आरोप लगाया जा रहा है कि जल्दीबाजी की वजह से ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बात कर ले प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में देखने को मिला है और 3 हॉस्पिटल जो बिलासपुर में है उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, इसलिए कि मजदूरों की संख्या और भी मरने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर पूरा प्रशासन जो है इस समय मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बड़ा हादसा है और जो मजदूरों की यहाँ पर जो मौतें बताई जा रही हैं कि अभी आशंका जताई जा रही है। हालांकि निर्माणाधीन चिमनी का जो निर्माण हो रहा था, तो क्या सुरक्षा के जो उपकरण थे उनके पास वो अवेलेबल नहीं थे? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जो बड़े प्लांट के चलाते हैं वो मजदूरों की मौत का उनको कोई फिक्र नहीं रहता। और वही बात कर ले सरकार की, तो सरकार भी गंभीरता से मजदूरों की मौत को नहीं लेती है। सिर्फ हवाई बातें होती रहती है, लेकिन जो सुरक्षा उपकरण है वहाँ पे नहीं लगाए गए थे। इसी वजह से इतने बड़े हादसा को अंजाम देखने को मिल रहा है और जो मजदूरों की संख्या, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ये प्रशासन और जो प्रबंधन है, जो फैक्ट्री प्रबंधन है, उसकी लापरवाही का खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इतने बड़े हादसे हुए हैं और कहीं न कहीं मजदूरों के परिजनों का जो आरोप रहा है कि हमारे मजदूरों के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, जब भी अगर किसी निर्माणाधीन इमारत या चिमनी का निर्माण किया जाता है तो कई तरह की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करनी पड़ती है, कई तरह की सरकार की गाइडलाइंस भी होती है, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कितने मजदूरों को फिलहाल निकाल लिया गया? पुष्पेंद्र, अभी जो है बचाव कार्य चल रहा है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इतने मजदूरों की वहां से चिमनी गिरने से मौतें हुई है। लगभग ये अंदेजा लगाया जा रहा है कि लगभग 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है और उसको लेकर अभी पूरी बातें यहाँ पे चल रही। पूरा प्रशासनिक अमला जो है मुंगेली और बिलासपुर संभाग पड़ता है, जिसको लेकर पूरा जो है वहाँ पे सब बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद है और राहत कार्य चल रहा है। अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने मजदूरों की मौत हो पाई है। लेकिन जो प्रथम जानकारी में ये जानकारी मिल रही है कि कम से कम 9 मजदूर अंदर दबे
जिसकी मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा मजदूर अभी उस मलबे में दबे हैं। मलबा इसको चिमनी का बड़ा रूप होता है, इसको लेकर जो है अभी आशंकाएं जताई जा रही है कि और भी मजदूर। ठीक है मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो प्रयागराज में अंतिम दौर पर महाकुंभ की तैयारियां पहुंच चुकी हैं और महाकुंभ का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। डिजिटल महाकुंभ तकनीक बनी हथियार। तो महाकुंभ का काउंटडाउन यहाँ पर शुरू हो चुका है। 2750 AI CCTV संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे, सुरक्षा को बनाएंगे और तैनात भी, स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। तो वहीं 51,000 पुलिस कर्मियों ने अपना डेरा वहां पर डाला है। तो महाकुंभ को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं और फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट भी तैनात की गई हैं। तो महाकुंभ में VIP घाट, धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मात्र 4 दिन शेष बचे हैं महाकुंभ को लेकर और CM योगी खुद आज वहां का जायजा लेने पहुंचे, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर प्रयागराज पहुंचे, क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने और जो साधु संतों के साथ बात की, क्या कुछ आगे की जो रणनीति है वो क्या है? देखिए, इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। इस वक्त जो भी उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं, DGP, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ये मौजूद है। और इस बीच मुख्यमंत्री अब तक की जो उनकी सुबह से 2 बजे वो संगम नगरी प्रयाग पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ किन कार्यक्रमों में शामिल किया, मेले की क्या तैयारी है, वो ब्रीफ कर रहे हैं। मीडिया सेंटर जो पूरे 2 महीने तक चलेगा उसका उद्घाटन उन्होंने किया है और मीडिया के लोगों से इस वक्त उनको संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले वो साधु संतों से मिले, अखाड़ों में गए और अखाड़े में जो साधु संत हैं उनकी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया, अखाड़ों की जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया और अखाड़े के जो साधु संत हैं उनसे उनके अनुभव शेयर किए। इस मौके पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके कैबिनेट के 3 से 4 मंत्री वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, कई विधायक मौजूद हैं और इन लोगों के बीच अब मुख्यमंत्री पूरे जो मेले के आयोजन के बारे में मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कुंभ है वो आयोजित होने जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर के पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। इससे पहले वो 5 बार संगम नगरी आए थे। तमाम जो तैयारियां हैं, योजनाएं हैं, उस पर अधिकारियों के साथ न सिर्फ मीटिंग की थी बल्कि उस पर प्रगति रिपोर्ट भी जानी थी। आज उसको फिर जांचने परखने के लिए वो यहाँ आए हैं और कई सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है, साधु संतों से मिले हैं। आज रात की वो विश्राम करेंगे, अखाड़े के साधु संतों के साथ उनके भोजन करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच भी साधु संतों से उनकी बातचीत होगी, कल भी वो संगम नगरी में ही रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री। ठीक है शोएब, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी नेता धीरज चड्डा के दोबारा से बोल बिगड़े हैं। तो सपा महिला विधायक से बीजेपी नेता ने जमकर अभद्रता की है। महिला विधायक से कहा है मैं तुम्हें जूतों से मारूंगा। तो एक बार फिर बीजेपी नेता के बोल बिगड़े हुए नजर आए हैं। ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। विधायक नसीम सोलंकी और बीजेपी नेता के बीच गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी के विधायक के एक बार फिर बिगड़े हुए बोल नजर आए हैं। उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने विधायक नसीम सोलंकी के साथ अभद्रता की भाषा में बात की है। तो विधायक नसीम सोलंकी और बीजेपी नेता के बीच गर्मागर्मी एक बार फिर नजर आ रही है। तो बीजेपी नेता के बिगड़े हुए बोल एक बार फिर नजर आए हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता धीरज चड्डा के दोबारा बोल बिगड़े हैं। तो उन्होंने विधायक नसीम सोलंकी के साथ जमकर अभद्रता की है। हेलो हेलो जी। नमस्कार बहन, धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से। जी बताएं। बहन ये बताइए कि एक तो आप कोर्ट में आपको नोटिस गया, उसके बाद आप हाजिर नहीं हो रही हैं। चलिए ये तो सेकंड बात है। आपके क्षेत्र की जनता, आप तो मंदिर गई पूजन करने और आपके क्षेत्र की जनता अलाव नहीं जल रहा। विधायिका है, कम से कम कुछ अलाव तो जलवाइए अपने बहुत जल रहा विधायक जी है, से। बहुत हैं? जगह जल रहा है। कहाँ घर में जल रहा है आपके? तमीज से बात करो। तमीज से आप बात करिए मोहतरमा। हमें फोन ही क्यों करते हो? अरे हम इसीलिए फोन करते हैं कि आप जैसे दोगले लोगों ने पूरा सारा भ्रष्ट कर दिया है।
आदमी जनता वहां ट्राई मची हुई, कल मैं 100 कंबल बांट के आया हूँ, सब लोग रो रहे हैं अलाव के लिए, घर में अलाव जलवा रही है अपने आप। बहुत तमीज से बात कर रहे नहीं, हो, क्या समझ तमीज से गए? बात करें आपसे हम? आप हैं कौन जो आपसे हम तमीज से बात करें? पागल आगल हो क्या बे? हमें तो लगता है पागल आप हो क्या? पागल है। ये बे शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, ये आपसे हमसे उम्मीद बहुत भी है तमीज ऐसी। से बात करना, ठीक आप है? लोगों से उम्मीद भी है कि आप बे शब्द का इस्तेमाल करेंगी। हमसे बहुत तमीज से बात करना। नहीं, नसीम तुम्हें सोलंकी जितनी वैसे इज्जत मिल रही, पत्नी तुम बहुत इरफान ज्यादा सोलंकी बदतमीज सजा आदमी याफ्ता हो। मुलजिम। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम काहे फोन करते हो बे? अरे क्यों नहीं फोन पागल करेंगे? वागल हो क्षेत्र क्या? में कोई दिक्कत होगी तो हम फोन करेंगे। मंदिर तो चली गई थी वोट लेने के लिए, अब अलाव जलवाने में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत जगह जल रहा है। कहाँ जल रहा बहुत है? हमें जगह जल दिखाइए रहा किस है। जगह जल रहा है। बताओ कहाँ जलना है, बताओ। पार्षद आपके क्षेत्र का डाल रहा है, लोग डाल रहे हैं, लोग ट्राइमाम बहुत मचा हुआ जगह है, जल रहा है, अलाव आप नहीं परेशान ना जलवा रही हो। है बहन। अगर कहीं कितनी जलना गंदी है तो बात है बताओ, ये। परेशानी बताओ, उसका हल निकालेंगे। आप बैठी हल और निकालने के बहुत लिए, तमीज से। हल तो निकाल ही नहीं पाती हैं आप। अरे बहुत जगह अरे आप निकालना है, देखिए बताओ कहीं कहाँ अलाव नहीं जलाना है, जल रहा है, आदमी कहाँ मतलब जलाना है, ठंड में बताओ मरा ना। जा रहा है, सूरज निकल नहीं रहा है 5 दिन से। सुनो, ऐसा है, आपका कहाँ जलना पार्षद है क्षेत्र का बताओ। लिख रहा है, आप पता नहीं क्या कर फोन रही ही है। क्यों करते हो हमको? क्यों फोन नहीं क्यों करेंगे करते हो आपको भाई? फोन? काहे मंदिर गई थी, मंदिर जाके विधायक बन गई हो, लोगों को बेवकूफ बना करके तुम। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल तकलीफ है तुम्हें। तुमने तो हमें वोट दिया नहीं, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हें वोट देंगे हम, कभी किसी मुसलमान को वोट नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारी मानसिकता पता चल रही है। तुम्हारी मानसिकता पता लग रही है, बे करके बात कर रही हो। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम्हें तो उससे मुझसे ज्यादा ज्यादा तुम बदतमीजी से बात बदतमीज हो, करनी तुम्हारा चाहिए। परिवार बदतमीज है। बेवकूफ आदमी, पता नहीं फोन ही क्यों करते हो? क्यों नहीं करेंगे? जबरदस्ती जनता को मीडिया में दिक्कत आने हो के रही है, लिए, मंदिर हाईलाइट क्यों होने गई के थी? लिए। और तुम्हें मंदिर लोग गई तो जानते अलाव नहीं थे जलवाओ, ना, जगह तुम्हें जगह पहले कम्बल लोग जानते बंटवाओ। नहीं थे क्या ना। कर रही हो घर में बैठ के? नहीं अपने नहीं, घर में तुम अलाव हमें जलवा रही हो जानते, विधायक निधि का लेके। असल में तुम्हें लोग जानते नहीं थे, विधायक हमसे बात निधि करके का लोग जानने विधायक लगे। निधि का पैसा बहुत लेके क्या अलाव बदतमीजी अपने घर में आदमी जादमों से में हम जलवा बात रही करना हो? नहीं है। हाँ, 52D डिफेंस कॉलोनी जादमों में अलाव जलवा रही हो क्या? तुम्हारी पूरा चिता विधायक जलवा निधि दे, का पैसा पागल जादमों में आदमी, उड़ा रही हो? बेवकूफ। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि हमने भी इस ऑडियो को सुना और ऑडियो सुनने के बाद जिस तरीके से बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने महिला विधायक के साथ बदतमीजी की है, तो क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है बीजेपी की तरफ से? धीरज चड्ढा है एक पर जो पापा की वहाँ की विधायक है नसीम सोलंकी करते रहते हैं। जो दूसरा ऑडियो है ये जो वायरल हुआ है, इससे पहले भी मंदिर जाने को लेकर के धीरज चड्ढा ने फोन जो है बिगड़े थे। आज फिर जो है जो वीडियो वायरल हुआ है, इसपे उनकी तरफ से जो वार्तालाप है वो काफी निंदनीय है। एक महिला के साथ किस अंदाज में बात कर रहे हैं वो पाप जो है झलक रहा है। और ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे सस्ती लोकप्रियता के लिए धीरज चड्ढा जो है नसीम सोलंकी को बार बार फोन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें क्योंकि पहले भी बताया गया है कि पहले भी जो बीजेपी नेता है उनके बोल बिगड़े हुए हैं, तो अब क्योंकि सपा की वहां पर विधायक हैं और इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि अलाव जलाने का, तो क्या वाकई वहां पर पूरे एरिया में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं थी? तो जाहिर सी बात है कहीं अलाव जल रहा होगा, क्योंकि अलाव जलाने का काम जो है वो प्रशासन का है, विधायक का काम है पैरवी करने का। और जिस तरह से मुद्दे पे धीरज चड्ढा बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का खुद को नेता बताते हैं और शायद यही हौस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी बार ये ऑडियो वायरल हुआ है धीरज चड्ढा का। जिससे पहले भी चुनाव के दौरान जब परिणाम आया था तो उसको लेकर के धीरज चड्ढा ने काफी कुछ उल्टा सीधा बोला था। और एक बार फिर अब जनहित के मुद्दों को लेकर के विधायक पर तंज कसा है। और जाहिर सी बात है कि जो ऑडियो वायरल होता है, अब ये देखना होगा कि ये ऑडियो वायरल कौन करता है, क्योंकि वार्तालाप जो है नसीम सोलंकी और धीरज चड्ढा की बीच होती है। ये ऑडियो कौन वायरल करता है ये एक बड़ा विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद धीरज चड्ढा ही वायरल करते हैं, नसीम सोलंकी से उल्टी सीधी बात करके वीडियो वायरल करके खुद को चर्चा में लाना चाहते हो सस्ती लोकप्रियता। तो इतने बड़े नेता नहीं है धीरज चड्ढा, वहाँ एक आम कार्यकर्ता है। और जिस तरह की भाषा उनकी है उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता हैं। और बिल्कुल, अगर वो ये जो ऑडियो उन्होंने वायरल किया है अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं, तो इससे तो बीजेपी पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो शीर्ष पर नेता बैठे हैं उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो बीजेपी के नेता है रमेश बिदूड़ी, उनके भी तरफ से महिलाओं को लेकर बयान आया था, तो अब बीजेपी के इन्हीं नेता की तरफ से फिर बयान जारी हो गया। देखिए पुष्पेंद्र, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इस सत्ताधारी दल के तमाम कार्यकर्ता स्वयंभू नेता हो गए हैं। कोई युवा नेता हो गया है तो कोई कद्दावर नेता हो गया है। तो हमें जो लग रहा है कि जो ये चड्ढा है ये भी इस तरह के स्वयंभू नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। और
मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, सोशल मीडिया में चर्चा में रहने के लिए उनकी तरफ से ये बार बार जो वहाँ की महिला विधायक हैं नसीम सोलंकी, उनसे वार्तालाप करके ऑडियो वायरल किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, खुद को चर्चा में लाने के लिए अगर बीजेपी के जो नेता हैं इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, लेकिन एक महिला विधायक के साथ इस तरह से बदतमीजी के साथ बात करना किस हद तक जायज़ है? और विधायक की तरफ से क्या कुछ कंप्लेंट की गई है या अभी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? देखिए हुसैन, अभी तक इस मुद्दे पर विधायक की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर के अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हुसैन आपको बता दूं कि जो ये धीरज चड्ढा है ये कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं है, ये स्वयंभू नेता है, खुद को नेता लिखते हैं। अब इनकी पार्टी में क्या हैसियत है, किस ओहदे पे है, ये एक देखने का विषय होगा। लेकिन जिस तरह से इनके एक के बाद एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, संगठन के पास ये ऑडियो चले जाए तो जाहिर सी बात है कि इनके पास अगर जिम्मेदारी वाला पद कोई होता तो इन पर अभी तक कार्रवाई हो गई है। जिस तरह से इनके तमाम 2 लगातार ये ऑडियो आए हैं जिसमें उन्होंने एक तरह से परेशान करने की नसीम से वार्तालाप किया है, और एक बार फिर ये जो ऑडियो है ये काफी चौंकाने वाला है। और जो धीरज चड्ढा की बातचीत का अंदाज है वो एकदम चिढ़ाने वाला अंदाज लग रहा है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला अंदाज लग रहा है। ठीक है, अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जो ये इस मामले में अब आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी वो होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के जियामऊ में उस विवादित स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास इकाइयों के निर्माण को लेकर स्टे का आदेश दिया है, जिस पर गैंगस्टर नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट को इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साल 2020 के मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के बंगले को ध्वस्त किए जाने के बाद पैदा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है? अभी तक अब्बास अंसारी को जो है वो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो प्रश्न है कि लखनऊ से बटा हुआ जियामऊ का इलाके का है, जिसको लेकर के विवाद की स्थिति है। अब्बास की तरफ से निर्माण को लेकर के आपत्ति जताई गई है। बिल्कुल, और अब्बास अंसारी का जो जमीन को लेकर गरीबों के आवास बनाने पर जो फिलहाल रोक लगाई है, क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं? देखिए, अब्बास अंसारी की तमाम ऐसी जमीनें हैं जिनको कुर्क किया गया है। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ नाम की है, कुछ बेमानी है और कुछ जो है गलत तरीके से धन अर्जित करके ये संपत्ति बनाई गई है। तमाम संपत्तियों पर अब्बास के और मुख्तार के बुलडोजर भी गर्जा है। उनमें से भी एक प्रॉपर्टी जियामऊ इलाके की है जिस पर प्रशासन जो है गरीबों के लिए आवास बनाना चाहता है, लेकिन इसको लेकर के आपत्ति दाखिल की गई है विधायक समाजवादी पार्टी के अब्बास अंसारी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में राहत करा रही है। ये बात की चर्चा है कि इस पर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको देने का काम किया है। तो क्या इस फैसले के खिलाफ अभी जो याचिका करता है उनकी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, याचिकाकर्ता जो हैं इसके निर्माण को लेकर के प्रशासन जो है वहाँ पर चाहता है गरीबों के लिए आवास बने, लेकिन अब्बास अंसारी की तरफ से कानूनी जांच से इसके जरिए जो है मामले की जाने की कोशिश की जा रही है। मामला अदालत में है, इससे जो भी वार्तालाप होगा दोनों पक्षों के बीच वो अदालत का ही एक मामला है, ताकि जनता और मीडिया से जुड़ा मामला है। ठीक है, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रेन में एक यात्री को पीटा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन में एक यात्री को टीटी ने बेल्ट से पीटा है और चलती ट्रेन में गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। गर्दन पर टीटी ने लात रखी यात्री के और पीठ पर बेल्ट से वार किया है। तो मामूली कहासुनी के बाद ये इतना विवाद बढ़ गया। शराब के नशे में महिला से भी बदतमीजी का आरोप लगा है। तो कानपुर से टुंडला के बीच की ये घटना है, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद टीटी ने एक यात्री को जमकर पीटा और गर्दन पर लात दी। सोशल मीडिया पर
एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रेलवे अधिकारियों द्वारा एक यात्री को असहाय रूप से पीटा जा रहा है। इस खौफनाक दृश्य में केटी और ट्रेन अटेंडेंट चलती ट्रेन में उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यात्री को ट्रेन के कोच के पास लिटा दिया और रेल अटेंडेंट ने उस व्यक्ति पर बार बार बेल्ट से हमला किया। जब टिकटिंग अधिकारी ने उस व्यक्ति को पकड़कर रखा ताकि वह भाग न सके। फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं प्रयागराज, जहां मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल है। पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बनेंगे, बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जिन्हें तो प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां मीडिया सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं और जो भी उन्होंने आज प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, वो सारी चीजें वहां पर बता रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर श्रावस्ती से है, जहां सतीश पाली क्लिनिक नाम के एक अस्पताल में एक नवजात की मौत उसके मां के पेट में ही हो गई। लेकिन मौत के बाद भी 3 दिन तक उस महिला का झोला छाप डॉक्टर इलाज करता रहा, जबकि नवजात शिशु की मौत मां के पेट में 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। लेकिन पैसा बनाने के लिए अस्पताल के डॉक्टर उसका 3 दिन तक इलाज करता रहा। नतीजा यह निकला कि महिला के इन्फेक्शन पैदा हो गया। किसी तरह उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बच सकी। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने नवजात शिशु की पेट में मौत के बारे में परिजनों को बताया, तो इस पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। और अब जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन ओपन इसीलिए हुआ होगा कि उसने अपना पेपर प्रस्तुत किया होगा। उनको बंद किया जाएगा। वो पीडी ही सिर्फ करेंगे, वो डीएनसी या सीजर नहीं कराएंगे। जिम्मेदार तो जिसने किया है वही है, उसके खिलाफ लिखित में कार्रवाई की जाएगी। आगे जो भी मतलब न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उसमें मैंने देखा था, फिर जांच बैठा दिया है और उनको मूल स्थान पे वापस भेजा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।